हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग मी ऑन योर फेवरेट चैनल विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लेमिंगो के लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो देखिए, जो टाइटल हमें यहाँ पर दिया गया है लॉस्ट स्प्रिंग, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है खोया हुआ बचपन। गुरुजी समझ नहीं आया, स्प्रिंग तो बसंत ऋतु होता है। बिल्कुल आप सही हैं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। स्प्रिंग का मतलब बसंत ऋतु से होता है। लेकिन यहाँ पर लेखिका अनीस जंग जो है यहाँ पर ह्यूमन एज की कल्पना करती है, यानी जैसे ह्यूमन की एज यानी मानव की जो उम्र होती है उसमें चाइल्डहुड सबसे महान होता है, बिल्कुल बसंत के समान होता है। तो इसलिए चाइल्डहुड को यहाँ पर कहती है स्प्रिंग, यानी ह्यूमन एज का जो चाइल्डहुड होता है, मानव की उम्र का जो बचपन होता है उसको स्प्रिंग कहती है, यानी बसंत ऋतु से उसकी तुलना करती है। तो आइए अब देखते हैं लेखिका अनीस जंग के बारे में कुछ समझते हैं। कुछ दो चार बातें हमें राइटर के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें बहुत ही गर्व होता है बताते हुए कि ये हमारी इंडियन वुमेन राइटर हैं, भारतीय लेखिका हैं, और इन्हें जो है ये विरासत में मिला है, ये गुण विरासत में मिला है। क्यों? क्योंकि इनके जो पेरेंट्स थे वो भी राइटर थे, बहुत ही फेमस वेल नोन राइटर थे। इसलिए उनके खून में रचा बसा था राइटर होना, तो इसलिए वो भी एक बहुत ही फेमस राइटर हुई हैं। उनका नाम अनीस जंग है। उनका जन्म हुआ था 1964 में, 1964 में उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था राउरकेला नामक स्थान पर, हैदराबाद में। और इनके कुछ फेमस वर्क्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बहुत ही फेमस बुक इन्होंने लिखी है अनवेलिंग इंडिया, बहुत ही फेमस रही है। सेवन सिस्टर्स बड़ी फेमस हुई है उनकी। ब्रेकिंग द साइलेंस, नाइट ऑफ अ न्यू मून, तो ये उनकी फेमस बुक्स हैं। और जो टाइटल आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो टाइटल यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, तो ये भी उनकी एक बुक है। और एक पूरी बुक से कुछ पार्ट यहाँ पर दिया गया है जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक लेसन बन जाता है। तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं, दो स्टोरीज हैं। सबसे पहला स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, यानी कूड़े में कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है। और दूसरी स्टोरी उन्होंने लिखी है, उसको टाइटल दिया है उन्होंने आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार ड्राइव करना चाहता हूँ, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। इन दोनों स्टोरीज की थीम्स अलग अलग हैं। पहली स्टोरी की थीम बताती है लेखिका पॉवर्टी यानी गरीबी, और दूसरी स्टोरी की थीम होती है चाइल्ड लेबर यानी बाल मजदूरी। कैरेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टर कोई ज़्यादा नहीं है। पहले वाली जो स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, इसमें एक ही कैरेक्टर है साहिब आलम, और उसमें लेखिका अनीस जंग अपने आप को शामिल कर लेती है। उसी प्रकार से दूसरी स्टोरी का टाइटल है आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसमें भी केवल एक ही कैरेक्टर है जिसका नाम है मुकेश, और माइनर कैरेक्टर आता है सविता नाम की एक लड़की, और बहुत ही छोटा सा रोल होता है उसकी दादी माँ का। और लेखिका अनीस जंग अपने आप को शामिल कर लेती है, तो दोनों में लेखिका का कैरेक्टर भी आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपनी पहली स्टोरी को। सबसे पहली स्टोरी है समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, जिसका अर्थ मैंने आपको बताया है कि कभी कभी मुझे कूड़े में से 1 रुपये का नोट मिल जाता है या 1 रुपया मिल जाता है। तो देखिए, स्टोरी की शुरुआत होती है इन 1971 में। 1971 में कुछ लोग ढाका बांग्लादेश से माइग्रेट हो गए थे। माइग्रेटेड यानी उन्होंने अपने देश को छोड़ दिया था और वो इंडिया में आ गए थे। और इंडिया के दिल्ली के आउटस्कर्ट यानी दिल्ली के बाहरी इलाके सीमापुरी में ये लोग रह रहे थे। दिल्ली का एक बाहरी इलाका जो सीमापुरी के नाम से जाना जाता है, ये लोग यहाँ पर आकर के बस गए थे
और इन्होंने गुजर बसर करने के लिए अपना व्यवसाय यानी अपना प्रोफेशन जो है वो बनाया था रैग पिकिंग को। रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनना। कूड़ा बीनना यानी कूड़े की छटनी करना, कूड़े की तलाश करना, कूड़े में से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, जो कीमती चीज़ें मिलती हैं उनका कलेक्शन करना और उनको डीलर्स को बेच करके जो पैसा उनके पास आता है उनसे उनका गुजर बसर चलता है। तो ये यहाँ पर जो सीमापुरी इलाका दिखाया गया है, ये सीमापुरी इलाका बहुत ही गंदा इलाका है, बहुत ही घिनौनी जगह है, बहुत ही पेरीफेरी प्लेस है, बहुत ही पेरीफेरी प्लेस है। एक किस्म से ये एक नरक के समान इलाका है और बरसात में तो बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कूड़ों के ढेर आपको मिलते हैं, पर्वतों के आकार के कूड़ों के ढेर हैं और इन्हीं कूड़ों के ढेरों के ऊपर लोग रह रहे हैं। यहाँ पर लोगों की बस्ती है, यानी इस बस्ती को हम स्लम बोल रहे हैं कि ये बस्ती है, गरीब लोगों की बस्ती है स्लम। और लगभग यहाँ पर 10,000 यानी लगभग 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं। 10,000 रैग पिकर्स यहाँ पर रहते हैं और अपनी आजीविका को चलाने के लिए उन्होंने कूड़े बीनने के इस व्यवसाय को अपनाया है। यानी ये सभी लोग कबाड़ी हैं और उनके बहुत सारे और परिवार हैं जो ढाका बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं। और ढाका बांग्लादेश से उन्होंने अपने घर को, अपने खेत खलिहानों को छोड़ दिया था, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आ गई थी। बाढ़ की वजह से यानी फ्लड की वजह से उन्होंने वहाँ से माइग्रेट किया था, यानी बाढ़ आ चुकी थी, तूफान आ गया था, स्टॉर्म की वजह से, बहुत ही हैवी स्टॉर्म था, इस वजह से वो जान बचाने के लिए इंडिया में माइग्रेट हुए थे। तो ये एक सिनेरियो है। यहाँ पर जो बस्ती है, जो ये सीमापुरी इलाके में रह रही है, इस बस्ती में, इस स्लम में एक फैमिली है और उस फैमिली से बिलोंग करता है एक लड़का साहेब, यानी ये भी ढाका बांग्लादेश की फैमिली से ही एक लड़का है साहेब। तो अक्सर लेखिका अनीस जंग जो है वो इस इलाके में रहती है। वो देखा करती हैं इन बच्चों को कि ये सुबह के समय जो है बच्चे अपनी पीठ के पीछे बोरा लेकर के निकलते हैं और एक के पीछे एक चलते हैं। और लेखिका अनीस जंग को ऐसा मालूम पड़ता है कि जिस प्रकार से कोई रेलगाड़ी आ रही हो, और दोपहर तक ये बच्चे सब गायब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि लेखिका अनीस जंग को बड़ा तरस आता है इन बच्चों को देख करके। वो सोचती है कि इस उम्र में तो इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, इस एज में ये ऐसे वैसे काम में अपने बचपन को खो रहे हैं। तो लेखिका अनीस जंग एक दिन उन बच्चों के पास जाती है और उन बच्चों में से एक बच्चे को रोक लेती है और उस बच्चे से वो पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है। तो तब बच्चा बताता है कि अपना नाम बताता है कि मेरा नाम साहिब है, और फिर पूरा नाम भी बताता है अपना कि मेरा पूरा नाम जो है, माय फुल नेम इज़ साहिब आलम, कि मेरा पूरा नाम साहिब आलम है। यानी साहिब ने अपना पूरा नाम बताया था, साहिब आलम। साहिब आलम यानी इस संसार का मालिक। इसको हम जान सकते हैं कि इसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स यानी इस संसार का, इस जहां का मालिक। मैडम ने, लेखिका अनीस जंग ने पूछा था कि बच्चे क्या आप अपने नाम का मीनिंग जानते हो? तो साहिब आलम को उसके नाम का मीनिंग नहीं पता था। लेखिका सोचती है कि देखिए, नाम जो है संसार का मालिक, और नाम इस बच्चे के साथ मैच नहीं करता है। यानी अगर इस बच्चे को पता होता है कि संसार का मालिक इस तरह से यहाँ पर कूड़ा बीनने में अपने बचपन को खो रहा है, उसके पास पहनने के लिए न जूते हैं, न पहनने के लिए कपड़े हैं, तो इस तरह का जीवन वो गुजर बसर कर रहा है, तो शायद अगर उसको पता होता तो ये कंट्राडिक्टरी होती। इस तरह से वो एक स्पेशल अटैचमेंट हो जाता है। लेखिका उन बच्चों से अक्सर बातें करती है, जा कर के उनकी बस्ती में जाती रहती है और बातें करती रहती है। तो सिलसिला यूं ही चलता रहता है माय डियर स्टूडेंट्स।
एक बार क्या होता है कि वो बच्चों को रोकती है और बच्चों से पूछती है कि ये बताइए कि तुम जूते चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। बच्चे अधिकतर नंगे पैर रहते थे। तो तब एक बच्चे ने जवाब दिया कि मेरी मां अलमारी के ऊपर से चप्पलों को नीचे नहीं उतारती। फिर दूसरे वाला जो लड़का है वो बोलता है कि नहीं नहीं, अगर इसकी मां चप्पलों को अलमारी से नीचे उतार भी दे तो ये उन्हें पहनकर फेंक देगा, यानी वो पहनेगा नहीं क्योंकि उसको आदत नहीं है, हैबिचुअल नहीं है। तो इस तरह से बातें बढ़ती रहती हैं। एक और बच्चा है जिसने अलग अलग तरह के 2 जूते पहने हैं और लेखिका की जब निगाह पड़ती है तो वो अपने पैरों को प्लेस को बदलता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ठीक है, यानी जूते अलग अलग हैं। तो इस वजह से अब लेखिका जो है अपना एक्सप्लेनेशन अलग देती है कि बच्चे, मतलब इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, कि ये धन की कमी के कारण ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में वेरियस प्लेसेस का विजिट कर चुकी है लेखिका अनीश जंग और वो इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी, कि ये धन की कमी के कारण ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए एक जोड़ी जूता चप्पल नहीं खरीद सकते हैं, बल्कि ये एक कुछ परिवारों में परंपरा भी है जिसको ये बच्चे आगे बढ़ाते हैं, नंगे पैर रहते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स ये सिनेरियो चलता रहता है। फिर क्या होता है कि सर्दी का मौसम आ जाता है। अब सर्दी के मौसम में क्या होता है कि लेखिका अनीश जंग जो है उन बच्चों से फिर मिलती है और साहिब आलम को देखती है जो बदला बदला मालूम पड़ता है। तो अक्सर साहिब आलम जो है जब आगे जाता था तो आगे एक पार्क पड़ता था, एक गार्डन पड़ता था जिसमें एक टेनिस कोर्ट था और वहाँ पर टेनिस के 2 प्लेयर्स जो हैं वो अपनी पूरी किट में, वाइट टी शर्ट में, शूज़ में, कैप में और अपने रैकेट के साथ में वो पूरा खेलते थे टेनिस। तो वो अक्सर गेट के पास खड़ा होकर के उन टेनिस के प्लेयर्स को देखा करता था और क्या था कि उसके अंदर एक इच्छा थी कि वो भी एक टेनिस, मतलब वो भी टेनिस उनकी तरह खेले, जो वो पूरी नहीं हो सकती थी उसकी इच्छा, क्योंकि उसके पीठ पीछे तो बोरा होता था, वो तो कूड़ा बीनने के व्यवसाय में था। तो इस तरह से वो उसकी ऑटोपेन ड्रीम्स था। लेकिन क्या होता है कि जब लेखिका अनीश जंग सर्दी के मौसम में उससे मिलती है, साहिब आलम से मिलती है, तो देखती है कि उसने शूज़ पहने हुए हैं और लेखिका अनीश जंग उससे पूछती है कि ये शूज़ तुम्हारे पास कहाँ से आए हैं। तो तब वो अपने स्पष्टीकरण को बदलता है। वो कहता है कि किसी ने मुझे ये दिए हैं, यानी इससे पहले कि वो सोचे, लेखिका ये सोचे कि उसने कूड़े के ढेर से इनको उठाया है, तो अपने उस स्पष्टीकरण को चेंज करने के लिए उसने पहले ही कह दिया कि किसी ने मुझे दिए हैं। तो शायद किसी अमीर के ये जूते हैं और इनमें एक हल्का सा छेद था जो उस अमीर लड़के के लिए बेकार हो गए थे, वो उनको पहन नहीं सकता था, लेकिन इसके लिए क्योंकि ये नंगे पैर रहता था साहिब आलम, तो इसके लिए तो वो छेद कुछ भी मायने नहीं रखता था, इसलिए वो जो है उन जूतों को पहन के रखा था। तो ये जूते जो है टेनिस के एक खिलाड़ी ने उसे दिए थे, उसको उसके ऊपर तरस खाते हुए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साहिब आलम किस तरह से साहिब आलम का बचपन जो है ऐसे वैसे काम में खो रहा है। अब क्या होता है कि एक परिवर्तन दिखाई पड़ता है और वो परिवर्तन ये है सर्दी के मौसम में कि एक जो साहिब आलम है हमारा, वो साहिब आलम आज जो है एक मतलब अपने हाथ में एक कैनिस्टर ले रहा है, एक डोल ले रहा है, दूध का डोल ले रहा है, स्टील का एक कैनिस्टर ले रहा है जिसके अंदर दूध है। अब लेखिका उससे पूछती है कि ये क्या है, यानी तुम्हारा प्लास्टिक का बोरा कहाँ है, आज साहिब आलम तुम्हारे पास में ये क्या है। तो तब साहिब आलम बहुत देर तक तो चुप रहता है, लेकिन फिर बाद में वो आंसर देता है कि देखिए मैम, ऐसा है कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक टी स्टॉल पर छोड़ दिया है, यानी मुझे एक चाय की दुकान पर छोड़ दिया गया है, एक टी स्टॉल पर, यानी मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक चाय की दुकान पर मुझे छोड़ दिया है। और उस चाय की दुकान के मालिक का, यानी जो चाय की दुकान का ओनर है, उस ओनर का ये कैनिस्टर है जिसमें दूध है, जिसको मैं लेकर के दुकान पर जा रहा हूं। और वहां पर वो दुकान का जो मालिक है वो मुझे 800 रुपीज पर मंथ देगा,
यानी वहाँ पर मुझे जो है 800 रुपये हर महीना मिलेंगे और मुझे सारा खाना मिलेगा, यानी भोजन मिलेगा दिन भर का। तो ये परिवर्तन हुआ था। लेकिन साहेब जो है वो खुश नहीं था। साहेब ए आलम वॉज नॉट हैप्पी वर्किंग एट ए टी स्टॉल। क्यों खुश नहीं था? क्योंकि उसकी आज़ादी छीन चुकी थी। ही वॉज द सर्वेंट ऑफ द ओनर ऑफ दैट टी स्टॉल, कि वो उस समय जो है नौकर था उस चाय की दुकान के मालिक का। लेकिन जब वो रैग पिकिंग में था, जब वो कूड़ा बीनने के व्यवसाय में था, तो एट दैट टाइम ही वॉज द मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। वो अपने आप का मालिक था, वो कुछ भी कर सकता था। ही कुड डू एनीथिंग एट हिज विल। वो अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकता था। ही कुड रन एनीवेयर, ही कुड टेक रेस्ट एट एनी टाइम। यानी इस तरह से उसकी आज़ादी जो है छीन चुकी थी। ही हैड लॉस्ट हिज फ्रीडम। तो यही कारण था कि चाय की दुकान पर काम करके साहिब आलम खुश नहीं था। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहली स्टोरी आपकी समाप्त होती है। यहीं पर लेखिका अनीस जंग ने दिखाया कि किस प्रकार से साहिब आलम का बचपन जो है, स्प्रिंग जो है, वो किस तरह से कूड़ा बीनने के व्यवसाय में खो गया है। इससे पहले एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि लेखिका ने उससे पूछा था साहिब आलम से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो तब साहिब आलम ने कहा था कि मैम देयर इज़ नो स्कूल इन माय नेबरहुड, कि मैडम मेरे स्कूल में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। तब लेखिका अनीस जंग उससे बोल देती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल स्टार्ट करूं तुम्हारे नेबरहुड में, तो क्या तुम स्कूल आओगे? तो तब वो कहता है कि हाँ मैम बिल्कुल, मैं ज़रूर स्कूल आऊँगा। तो तब ऐसे वो 1 महीने के बाद जब मैडम से मिलता है, तब वो फिर से पूछता है कि क्या मैडम स्कूल तैयार हो गया है? तो जब भी मिलता है तभी वो बार बार पूछता है कि क्या मैडम स्कूल तैयार हो गया है? तो लेखिका अनीस जंग सोचती है कि मैंने ऐसा कैसे मजाक कर लिया था इस बच्चे से, तो इसलिए वो अपने आप में गिल्टी महसूस करती है कि ऐसा मजाक मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा प्रॉमिस उस बच्चे से नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर वो सोचती है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उनसे प्रॉमिस करते हैं और कभी भी उस प्रॉमिस को कीप नहीं करते हैं, वादे को अपने पूरा नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये आपका माय डियर स्टूडेंट्स, ये पहली स्टोरी समाप्त होती है यहीं पर। आइए अब दूसरी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। सेकंड वाली स्टोरी की शुरुआत होती है फिरोजाबाद सिटी से शुरुआत करती है लेखिका अनीस जंग। फिरोजाबाद सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बेंगल मेकिंग। ग्लास बेंगल मेकिंग के लिए, यानी कांच की चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद शहर फेमस है। न केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार में फेमस है फिरोजाबाद सिटी। तो यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं कांच की चूड़ी बनाने के, यहाँ पर बहुत इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटे बड़े पैमानों पर इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी उद्योग हैं। यहाँ पर स्मॉल स्केल पर भी आपको देखने को मिलती हैं और बिग स्केल पर भी देखने को मिलती हैं। इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो छोटे पैमाने पर भी हैं और बड़े पैमाने पर भी हैं। बड़े बड़े उद्योग हैं जहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। और एक सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर 20,000 चिल्ड्रन भी काम करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 20,000 बच्चे भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अर्थात 20,000 बच्चों का बचपन खो रहा है। तो यहाँ पर जो थीम दी गई है लेखिका अनीस जंग के द्वारा, वो चाइल्ड लेबर दी गई है, यानी किस प्रकार से बच्चे बाल मजदूरी में संलिप्त हैं, जो कि गैर कानूनी है, इलीगल है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बैंड ओवर इट, इस पर बैन लगाया है इंडियन गवर्नमेंट ने, लेकिन उसके बावजूद भी बाल मजदूरी लगातार चल रही है। तो यहाँ पर देखिए बाल मजदूरी का एक बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल है कि 20,000 बच्चे यहाँ पर ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। स्मॉल स्केल से मतलब है कि लोग घरों में भी कांच की चूड़ी बनाने का काम करते हैं, यानी छोटे पैमाने पर भी ये काम होता है।
और एक सर्वे के अकॉर्डिंग प्रत्येक तीसरा परिवार कांच की चूड़ी बनाने के व्यवसाय से संलिप्त है, जुड़ा है, एंगेज है। तो हर एक तीसरा परिवार कांच की चूड़ी बनाने में है। तो बहुत ही मतलब ये है कि जगह जगह पर, वहाँ पर घर घर में ये काम होता है। तो ये बताया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्कर्स हैं, यहाँ पर जो वर्कर्स हैं उनके लिए इंडस्ट्रीज में काम करने के खतरे बताए गए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि वो इतना आसान होता है वहाँ पर काम करना। इंडस्ट्रीज में ग्लास बेंगल मेकिंग की वर्कर्स के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क होता है और वो एक रिस्क पर जो है वहाँ पर काम करते हैं। तो हैजार्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि क्या क्या खतरे हैं वर्कर्स के लिए। हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज। ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज यानी कांच की चूड़ी बनाने के उद्योगों में काम करने के खतरे, यानी हैजार्ड्स क्या क्या हैं। सबसे पहला हैजार्ड है कि इन वर्कर्स को हाई टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है। तो हाई टेम्परेचर का एक खतरा है कि जो वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती हैं जिसमें कांच उबलता रहता है, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर पर उन्हें जो है काम करना पड़ता है वर्कर्स को, मजदूरों को। तो ये एक खतरा है। दूसरा हैजार्ड है, जो सबसे बड़ा हैजार्ड बताया गया है, यानी लॉसिंग ऑफ आईसाइट। लॉसिंग ऑफ आईसाइट यानी आंखों की दृष्टि का, आंखों की रोशनी का चले जाना, जो सबसे बड़ा खतरा है। द बिगेस्ट हैजार्ड, सबसे बड़ा खतरा इंडस्ट्रीज में काम करने का है लॉसिंग ऑफ आईसाइट, यानी आंखों की रोशनी का चला जाना। और तीसरा खतरा होता है डस्ट ऑफ पॉलिश, यानी जब चूड़ियों को सजाने का काम किया जाता है, जब चूड़ियों को एडोर्न किया जाता है तो उनके ऊपर पॉलिश की जाती है और वो पॉलिश जो है डस्ट के रूप में उड़ती रहती है और वर्कर्स के सांस के जरिए फेफड़ों में बैठती है, पेट में जाती है, तो उससे उन्हें और दूसरी बीमारियां घेर लेती हैं। तो ये 3 खतरे यहाँ पर बताए गए हैं कि किस रिस्क पर जो है ये वर्कर्स काम करते हैं इन ग्लास बेंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज में। इसके बाद देखते हैं, अब लेखिका जो है अपने कैरेक्टर पर आ जाती है। सेकंड स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो बताया है मुकेश, यानी मुकेश नाम का एक लड़का होता है और यहाँ पर फिरोजाबाद सिटी में ही एक बस्ती में एक परिवार में जो है ये मुकेश लड़का है और इसकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। ये मुकेश है लड़का, ये भी बेंगल मेकर्स से ही है, यानी कांच की चूड़ी बनाने वाले परिवार से ही ताल्लुक़ रखता है। इसके परिवार में भी कांच की चूड़ी बनाने का काम होता है। तो ये भी इतना बिजी रहता है सुबह से शाम तक कि वो जो है वो कांच की चूड़ी बनाने में व्यस्त रहता है। लेकिन मुकेश जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मुकेश डिफरेंट है, अपने परिवार से वो डिफरेंट है और दूसरे 20,000 बच्चों से जो वहाँ पर काम करते हैं उन सब से डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट अपनी थिंकिंग के आधार पर है, अपने एटीट्यूड के बेस पर वो डिफरेंट है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा, वो सोचता है कि इस व्यवसाय को वो छोड़ देगा और एक दूसरा व्यवसाय अपनाने के बारे में वो सोचता है। वो सोचता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा, यानी मोटर मैकेनिक के व्यवसाय को अपनाना सोचता है। और वो सोचता है कि वो एक गैराज में जाएगा और वहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, यानी जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो वहाँ पर लेगा और एक दिन वो एक मोटर मैकेनिक बन जाएगा और वो कार चलाना सीख लेगा। इस तरह से वो अपने सपने को साकार कर लेगा। लेखिका अनीस जंग जब उसके घर पर जाती है तो वो
उसकी दादी से बात करती है तो उसकी दादी उसको बताती है कि ये जो है उनका भाग्य है, उनकी डेस्टिनी है, और भाग्य में जो उनके लिखा हुआ है वो यही सब कुछ लिखा हुआ है, कांच की चूड़ी बनाना। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, और वो लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो इससे बाहर कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि अगर वो काम करेंगे तभी उन्हें अगले वक्त का खाना मिलेगा। अगर वो काम करना बंद कर देंगे तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि वो ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में लगातार काम करते रहते हैं, और वो मजबूरन अपने इस व्यवसाय को अपना पैतृक व्यवसाय बताते हैं। यानी जनरेशन टू जनरेशन ये होने वाला उनका इनहेरिटेड बिजनेस है जिसे वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुकेश इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ हिज फैमिली एंड द अदर 20,000 चिल्ड्रन वर्किंग इन ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ हिज एटीट्यूड, बिकॉज ही थिंक्स डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम। वो सबसे डिफरेंट सोचता है। वो सोचता है एक मोटर मैकेनिक बनने का, और वो गैराज पे जाता है और रिक्वायर्ड ट्रेनिंग यानी आवश्यक प्रशिक्षण लेता है, और एक दिन अपने सपने को साकार कर लेता है। एक लड़की होती है सविता, और उस लड़की को ये पता नहीं है कि जिन चूड़ियों को वो गोल कर रही है, यानी एक लड़की जो है भैया सविता नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत ही छोटी लड़की है, और वो लड़की जो है वो चूड़ियों को गोल करने का काम करती है। यानी उसके आसपास जो है चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, और उसके बराबर में एक एज्ड महिला बैठी हुई है, यानी एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है जो दादी है, मुकेश की दादी है। तो ये भी उसके बराबर में बैठी हुई है, और कांच की चूड़ी के ढेर लगे हुए हैं इसके सविता के सामने, और इसका काम है कि ये चूड़ियों को गोल करती है। सी मेक्स द बैंगल्स राउंड। और इसको पता नहीं है कि जिस समय अभी ये रेड बैंगल्स को ये गोल कर रही है, लाल चूड़ियों को गोल कर रही है, ये इतनी इनोसेंट लड़की है, इतनी अनजान है, इतनी अननोन है कि इसको पता नहीं है कि एक दिन जब ये जवान हो जाएगी, ये अपनी इस दादी माँ की तरह जब सुहागन बनेगी तो उसे यही लाल चूड़ियाँ पहननी होंगी, बिकॉज एवरीवन नोज द रेड बैंगल्स आर द सिंबल ऑफ सुहाग इन इंडिया। कि सबको पता है कि लाल चूड़ियाँ भारत में सुहाग का प्रतीक होती हैं, सुहाग की निशानी होती हैं। तो वो इतनी इनोसेंट है कि उसको पता नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है लेखिका अनीश जंग के द्वारा कि किस तरह से बचपन जो है वो खो रहा है ऐसे वैसे काम में, यानी कांच की चूड़ी बनाने में। कैसे बच्चे चाइल्ड लेबर में संलिप्त हैं, कैसे जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीब हैं, और वो गरीबी के जाल में फंसे हुए हैं। और गरीबी का जाल जो है यानी वेब ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। और ये गरीबी का जाल जो बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं, यानी इनको गरीब का गरीब ही रखते हैं। कौन कौन लोग? जैसे साहूकार, मिडिल मैन, बिचौलिए जो हैं, साहूकार लोग हैं, बिचौलिए हैं, और इसके अलावा पुलिसमैन, पुलिस वाले हैं, और भैया पॉलिटिशियंस। ये लोग इनके इर्द गिर्द एक ऐसा जाला बनाते हैं, वेब ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी का ऐसा जाल बुनते हैं जिसको विशियस सर्कल में बोलता हूँ। यानी जो ऐसा घेरा है, ऐसा जाल है जो कभी टूटने वाला नहीं है। तो ये लोग जो हैं, साहूकार लोग, मिडिल मैन, बिचौलिए हैं, पुलिस वाले हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ये सब इनको गरीब का गरीब ही रखते हैं। यानी इनका मेहनताना इन तक नहीं पहुंच पाता है जितनी मेहनत ये लोग करते हैं वर्कर्स, और ये गरीब के गरीब रहते हैं। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, मुकेश ने अलग सोचा अपने परिवार से और दूसरे 20,000 चिल्ड्रन से। इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ हिज एटीट्यूड,
अपने विचार के आधार पर वो एकदम से क्वाइट डिफरेंट है। वो इस व्यवसाय से जुड़ना नहीं चाहता, वो इसे मतलब ग्लास बैंगल मेकिंग इंडस्ट्रीज वाले प्रोफेशन से यानी ग्लास बैंगल के प्रोफेशन से जुड़ना नहीं चाहता। वो इसको छोड़ देना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि इस गरीब व्यवसाय ने उन्हें, उसके परिवार को भरपूर एक वक्त का भोजन भी नहीं दिया है। तो इस वजह से वो बिल्कुल जुड़ना नहीं चाहता और वो एक दिन अपने सपने को साकार कर लेता है। वो अलग सोचता है, मोटर मैकेनिक बनना सोचता है। एक पास में गैराज है, वो उस गैराज में जाता है और ट्रेनिंग लेता है और एक दिन अपने सपने को साकार कर लेता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि उसने कार का ही सपना क्यों देखा था, मुकेश ने एयरप्लेन का सपना क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो अपने वर्क में इतना बिजी था कि उसने फिरोजाबाद की गली में यानी अपनी गली में कार को ही दौड़ते हुए देखा था। बहुत कम मौके ऐसे मिलते थे कि जब उसने फिरोजाबाद के ऊपर से किसी प्लेन को उड़ते हुए देखा हो, यानी बहुत कम बार देखा था। इसलिए दैट्स वाई, यही कारण है कि वो केवल कार का ही सपना देखता है। मुकेश कंटेंट्स ओनली टू ड्रीम ऑफ ए कार, नॉट द एयरप्लेन। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो लेसन है लोस्ट स्प्रिंग, ये यहीं पर समाप्त होता है। और मैं समझता हूँ कि आज की समरी जो है लेसन की, वो आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे। और यदि आपको ग्रामर वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर एक बार विजिट कीजिए। ग्रामर की लगभग सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी और यदि अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेसन के साथ।